ओके, तो शुरू करते हैं बात अपनी रेजोनेंस की। हमने बात करी एलसीआर सर्किट में, और एलसीआर सर्किट में देखा कि जो फेज डायग्राम बना वो कुछ ऐसा बना। आई, वी आर, वी एल यहाँ पे और वी सी यहाँ पे। ठीक है, ये बात हमने करी। लेकिन इस केस में आप ये भी समझ गए कि वी एल अगर वी सी से बड़ा है तो क्या होगा, वी लीड करेगा करंट से। ठीक है, अगर वी सी बड़ा है वी एल से तो क्या होगा, आई लीड करेगा पोटेंशियल को। ये दोनों बातें समझ में आती हैं। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर वी सी इज इक्वल टू वी एल हो जाए तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा आपके पास खाली ये चीज, मतलब आई इज इन फेज विद वी, ये बन जाएगा। फेज में क्यों, क्योंकि बचेगा खाली ये वी आर ही आपका टोटल वी बन जाएगा, क्योंकि ये और ये तो खत्म हो चुके हैं। आई भी इधर है, वी आर भी इधर है, दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। ये जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। कब, इफ वी एल इज इक्वल टू वी सी, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी बात समझ में आ जाएगी अभी कि इसी को रेजोनेंस क्यों बोला। देखो क्यों, क्योंकि आपने लिखा था z इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आपने लिखा था, है ना। और अगर मैं लिखना करंट, तो करंट को लिखूंगा v बाय z, दिस इज द करंट। अगर मुझे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, मतलब मैक्सिमम आवाज मुझे सुनना है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, तो करंट शुड बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब हो पाएगा, जब z मिनिमम हो जाएगा। z मिनिमम, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट को हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हो जाएगा। और z मिनिमम कब हो सकता है, देखो r तो जीरो होगा नहीं, एक्सएल और एक्ससी भी इंडिविजुअली तो जीरो है नहीं, क्योंकि तीनों यहाँ पे अवेलेबल हैं, r भी है, l भी है और c भी है। तो अगर मुझे ये मिनिमम करना है तो मिनिमम कब हो पाएगा, जब ये पूरी टर्म जीरो हो जाए, तो बचेगा खाली आर स्क्वायर और ये मिनिमम बन जाएगा। क्योंकि अगर ये जीरो नहीं है तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव तो ये दे नहीं सकता। और पॉजिटिव से छोटा तो जीरो ही हो सकता है, मतलब ये पूरी टर्म अगर जीरो हो जाए तो z मिनिमम हो जाएगा। और यही कंडीशन आपने लिखी है यहाँ पे कि इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, तो रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे बन पाएगी। और एक्सएल इक्वल टू एक्ससी का मतलब क्या हो गया, एक्सएल को आपने लिखा था ओमेगा एल, एक्ससी को लिखा था वन बाई ओमेगा सी। दोनों मिलके अगर देखें तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी, या ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी। दिस इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन से अपन ने इसको डिराइव किया। तो ये जो कंडीशन आई है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस, वन बाय रूट एल सी, ओमेगा इक्वल टू वन बाय रूट एल सी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ, यहाँ से एफ क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई टू पाई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू पाई, यानी वन बाई टू पाई रूट एल सी। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है एज इट इज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज वन बाई टू पाई रूट एल सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन भी ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या है, इफ एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, तो रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे आपको अचीव हो जाएगी। एक्सएल इक्वल टू एक्स सी इज द रेजोनेंस कंडीशन। ठीक बात है। अच्छा, अगर ऐसा है इफ एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, तो z कितना हो गया, व्हाट इज z इन दिस केस, z इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं तो z कितना हो गया, r हो गया। तो फॉर रेजोनेंस z इज इक्वल टू r। कई बार क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया होगा कि मैक्सिमम करंट है, ये कंडीशन दे सकता है, मतलब सीधा रेजोनेंस ना लिख के उसको बताने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि बोलेगा मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन है। बोलेगा कि जो इम्पीडेंस है, टोटल इम्पीडेंस, वो रेजिस्टेंस के बराबर है, मतलब z इक्वल टू r बोल दिया, रेजोनेंस कंडीशन है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस कंडीशन को और किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है बात। तो f इक्वल टू वन बाई टू पाई रूट एल सी इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू z, ये आपकी बात हो गई रेजोनेंस की। इस केस में
अगर फ्रीक्वेंसी ये है f इक्वल टू एफ नॉट अगर है, तो ग्राफ रेजोनेंस का कैसा बनता है? ग्राफ बनता है इसका ऐसा, आई और ओमेगा का अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से, ऐसा इसमें ग्राफ बनेगा कि वो फ्रीक्वेंसी, इसको मैं अगर ओमेगा नॉट लिख दूं, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी है ओमेगा नॉट एफ नॉट लिख देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अलग से डिफाइन करने के लिए। सो ये जो ओमेगा नॉट है, इस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट पहुंचा है वो एकदम मैक्सिमम करंट पहुंचा है, दिस इज आई मैक्स। और ये कितना हो जाएगा आप तो जानते ही हैं, आई मैक्स इज वी नॉट बाई जेड, और जेड कितना है वी नॉट बाई आर के बराबर। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट इस केस पे, और किस फ्रीक्वेंसी पे है? ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पे है। उससे आगे पीछे के फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हैं, इन सब पे जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम। इसलिए मैंने बोला था कि आप जब सेट करेंगे मान लीजिए 94.3, तो 95 या 94 या 93 या 96 इन सब पे अगर आप देखें तो वैल्यूज करंट की बहुत कम मिलेंगी, जबकि 94.3 पे जो वैल्यूज मिल रही है वो एकदम मैक्सिमम मिल रही है। इसलिए कभी आपने ये ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो कई बार ऐसा बीच का फेज आता है जिसमें दो स्टेशन एक साथ सुनाई देते हैं, दोनों धीमे धीमे आवाजों में सुनाई देते हैं, बहुत नॉइस होती है बीच में, लेकिन दो गाने एक साथ सुनाई दे रहे हैं, दो स्टेशन एक साथ सुनाई दे रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? आप बात समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ही उस पे करंट की वैल्यू देखो दो फ्रीक्वेंसी पे एक जैसी आपको मिल रही है, ठीक है? तो आप जब सेट कर रहे हैं तो दो फ्रीक्वेंसी पे सेम करंट आपको मिलता है, दोनों आपको साथ साथ सुनाई देते हैं, जबकि जो एक मैक्सिमम वैल्यू है वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है, विच इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आप जब चेंज करते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ओमेगा को चेंज कर रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे मैच होगी वो आपके लिए बन जाएगा अपना मैक्सिमम करंट वाला केस। ठीक है बात? तो रेजोनेंस को हमें ध्यान रखना है, रेजोनेंस इस तरीके से काम करता है, और ये इसकी कंडीशंस होती हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी, एंड जेड इक्वल टू आर। ये सारी कंडीशन है आपकी रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, अब एक लास्ट बात इसमें जो बचती है वो बचती है पावर से रिलेटेड। पावर, तो पावर आपने पढ़ाई है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये सर्किट थ्योरम पढ़ के आए हैं अपन, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर यहाँ भी ऐसा करें तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगी? यहाँ पे दिक्कत आएगी कि दोनों अलग अलग फेज में हो सकते हैं, V अलग फेज में हो सकता है, I अलग फेज में हो सकता है, तो कैसे लिखें इसको? तो यहाँ लिखने का जो तरीका आ जाता है वो लिखने का तरीका होता है VI cos phi, दिस इज द पावर। ये फाई क्या है? वही फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस, जो कि हर सर्किट के लिए अलग अलग आया था, याद आ रहा है? हर सर्किट का अलग अलग फेज डिफरेंस था। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है तो फेज डिफरेंस 0 है, अगर 90 डिग्री है तो कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आरसी सर्किट है तो नीचे की तरफ फाई, एक्स आरएल सर्किट है तो ऊपर की तरफ फाई, अगर एलसीआर तीनों है तो कहीं भी हो सकता है, रेजोनेंस है तो बिल्कुल सेम इस तरफ होगा। ये सारी फाई इसमें अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा रेजोनेंस कंडीशन में फाई कितना हो जाएगा? रेजोनेंस कंडीशन में फाई कितना हो जाएगा बताएगा कोई? रेजोनेंस कंडीशन का फाई कितना होगा? बोलो बोलो। देखो ये और ये मिलके तो हो गए 0, तो बचा क्या आपके पास? आई भी इधर, टोटल वी भी इधर, दोनों मिला के फाई कितना हो गया? 0 हो गया, दोनों सेम फेज में है तो फाई इज 0। तो रेजोनेंस में ये भी ध्यान रखना है फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ये भी पूछा जा सकता है, या ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, फेज डिफरेंस इज 0। तो इस केस में अगर बात करें तो आपने जो ट्राइंगल्स बनाए, जो आपने फेज डायग्राम्स बनाए, उसमें हर बार आपने देखा कि इधर आई रखा, इधर आपने वी एक्स या वी सी या जो भी रखा आपने वो इस तरफ रखा, और यहाँ पे आपको मिला फाइनली आपका जेड, यहाँ पे ये आया था। ठीक है, बेसिकली इस तरफ आपका x ले लेते हैं, इस तरफ r ले लेते हैं, और उसके हिसाब से लेते हैं, इधर r आएगा, इधर x आएगा, इधर z आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं cos फाई लिखना चाहूँ इस ट्राइंगल से, तो दिस इज फाई, cos फाई क्या आएगा आपके पास? r बाई z। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, cos फाई इक्वल टू r बाई z, एज इट इज, इसको रिमेंबर। ठीक है, तो अब आपके पास पावर के बहुत सारे फॉर्मुलाज इन दोनों से मिला के बन सकते हैं। v है, i को मैं लिख सकता हूँ v बाई z, cos फाई इज r बाई z, तो देखो फॉर्मूला क्या हो गया? v स्क्वायर r बाई z स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये बन सकता है। या मैं v को लिख सकता हूँ i इंटू जेड,
आई को आई लिखा रहने दिया, cos phi इज r by z। तो देखिए फिर से फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, z से z कैंसिल, आई स्क्वायर r, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ से बनाए जा सकते हैं, इनका अपने को ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये दो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पावर इज वी आई कॉस फाई और कॉस फाई इज आर बाई जेड, जो कि आप इस ट्राइंगल से आराम से बता सकते हैं। ठीक, अब अगर बात करें रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस के केस में क्या हो जाएगा, फाई तो होता है 0, और अगर फाई 0 होता है तो कॉस 0 कितना होता है 1, मतलब पावर जो है वो मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम हो जाएगी किस केस में, रेजोनेंस के केस में। कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी v इंटू आई के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ रेजोनेंस, इसीलिए बोला एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, रेजोनेंस कंडीशन है, ये वो बात है यहाँ पे। ठीक, अगर बात करते हैं सिर्फ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का केस अगर लें तब भी क्या हो जाएगा, फाई 0 होता है, पावर फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, तो पावर इज अगेन v इंटू आई। अगर बात करें सिर्फ कैपेसिटर की, कैपेसिटिव सर्किट अगर बात करें, तो यहाँ था फाई 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, पावर कितनी हो जाएगी 0। ऐसे ही इंडक्टिव सर्किट की अगर बात करें, तो इंडक्टिव सर्किट में भी फाई कितना था 90 डिग्री, प्लस माइनस 90 चलेगा, वो 0 ही होता है, तो cos 90 इज अगेन 0, यहाँ भी पावर कितनी थी 0। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट या सिर्फ इंडक्टिव सर्किट अगर है तो पावर कितनी है आपके पास 0, मतलब उस सर्किट में कोई भी नेट पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट या सिर्फ इंडक्टिव सर्किट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वहां पे पावर नहीं ट्रांसफर होगी, पावर ट्रांसफर इज 0। तो हर सर्किट में रेजिस्टेंस होता ही है, यही बात अपन हमेशा कहते आए हैं कि रेजिस्टेंस होगा ही, किसी भी सर्किट को आप देख लो। हमने जब कैपेसिटर डीसी में पढ़े थे, जब बैटरी के साथ कैपेसिटर कनेक्ट किया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ी, तब भी हमने अलग से आरसी सर्किट पढ़ा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा ही, सिर्फ कैपेसिटर नहीं बनाया जा सकता। अगर आप कोई भी मेटल यूज करते हैं तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा ही, मतलब रेजिस्टेंस तो आना ही है, कुछ भी कर लो। इसीलिए हमेशा आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, इस बारे में बात करते हैं। आइडियल केस में आप सी और एल को अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा आरएल और आरसी ही साथ में बनेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ भी एसी सर्किट में भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इनकी पावर कितनी है 0 है। ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है कि पावर ट्रांसफर इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट इज 0 इन एन एसी सर्किट, इस बात को हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम पावर कब, रेजोनेंस कंडीशन पे। बाकी सारी पावर्स हम फाई के साथ निकाल सकते हैं, कॉस फाई निकालना आप जानते हैं। हमने देखा है आरसी सर्किट में आपने लिखा एक्स सी बाय आर फाई को, और उधर लिखा आपने फाई को एक्स एल बाय आर, नहीं तो यहाँ से तो याद ही अपने को कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, और जेड तो आप निकालना जानते हैं। अगर आरसी सर्किट है तो जेड कितना हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अगर एल आर सर्किट है तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये आप जेड निकालना जानते हैं, जेड का फॉर्मूला जानते हैं। अगर एल आर एल सी आर तीनों है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इस जेड का फॉर्मूला है जो अपन जानते हैं अभी तक। तो इसको यूज करके आप आराम से कॉस फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी पावर से रिलेटेड, जो सारी अब इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें और आती हैं, जैसे अगर आपको पूछा जाए बताइए एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर कितना होगा, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता था, इंटीग्रेशन याद है, इंटीग्रल, अगर एवरेज निकालना है तो पी डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, ये हमेशा एवरेज का तरीका होता है। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पे याद रख सकते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, दिस इज एवरेज पावर। ये वी नॉट आई नॉट क्या है, ये है पीक पावर या मैक्सिमम पावर। पीक पावर इज वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, क्योंकि पीक करंट और पीक वोल्टेज आप ले रहे हैं यहाँ पे। आरएमएस पावर क्या हो जाएगी, तो आरएमएस पावर जो होती है वो हो जाएगी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ये सारी बातें यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स क्या हैं, कॉस फाइव अपने आप में क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो आपको कहीं लिखा जाए पावर फैक्टर इतना है तो कॉस फाइव आपको ऑलरेडी दे रखा है विच इज आर बाई जेड।
पावर फैक्टर आपको दे रखा है, cos phi is पावर फैक्टर। अच्छा, जितने भी एसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एसी इंस्ट्रूमेंट्स वो हमेशा क्या रीड करते हैं? दे रीड आरएमएस वैल्यूज। इस बात का ध्यान रखना है। क्या आपके अगर बोला गया कि एक सर्किट में, एसी सर्किट है, उसमें एक वोल्ट मीटर लगा रखा है और वो रीड कर रहा है 20 वोल्ट्स, मतलब वो 20 वोल्ट्स क्या है? आरएमएस वैल्यू है। आपको अगर पीक वैल्यू पूछा जाए तो आप आरएमएस और पीक का रिलेशन जानते हैं, आरएमएस इक्वल टू पीक बाय √2, तो आप वहां से पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको किसी क्वेश्चन में अनटिल एंड अनलेस मेंशन दिया हो कि ये पीक वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही होगी। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट्स है, मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में अनटिल एंड अनलेस मेंशन्ड, वो आरएमएस वैल्यू ही होगी। इसको हमेशा लेके चलना है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी बातें आपकी हैं ये। अगर आप चाहें तो अपने इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी एक एसी सोर्स की है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी। एलसीआर सर्किट है जिसमें आर दे रखा है 20 ओम्स, सी दे रखा है 30 माइक्रोफैरड्स और एल यहाँ पे आपको दे रखा है 100 मिली हेनरीज। ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया बताइए फाई कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो फाई निकालने के आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से? एक तो कॉस फाई आर बाई जेड, और दूसरा टेन फाई जो आप फेजर डायग्राम के साथ बनाते आए थे, एक्सएल माइनस एक्स सी बाय आर। दोनों से सेम ही मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल में यही आता था, ये ट्राइंगल बनता था। यहाँ पे ये जेड है, एक्सएल माइनस एक्स सी है और ये आर है, ऐसा ही ट्राइंगल है ये, और ये एंगल फाई है। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, दोनों इसी से बन रहे हैं। कॉस फाई भी बनाओगे तो यही बन रहा है, टेन फाई बनाओगे तब भी यही बन रहा है। ठीक है, तो अगर आर निकालना है तो आराम से निकाला जा सकता है। उसके लिए अपने क्या क्या चाहिए? तो जेड चाहिए, या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए टेन फाइव वाला। एक्स एल होता है ओमेगा एल, एल तो दे रखा है, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा कहाँ से आएगा? फ्रीक्वेंसी से आएगा। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ से मिल गया ओमेगा। ओमेगा से एक्स एल मिल गया, एक्स सी मिल जाएगा 1/ओमेगा सी, ये भी हो जाएगा। और आपके पास टेन फाइव का फॉर्मूला है एक्सएल माइनस एक्स सी बाय आर, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज फाइव, आसान सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? हो सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो एसी में इतना हो चुका है। आपका कल एक टेस्ट भी है ना शायद? कल पेपर है क्या आप लोगों का एक? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो उसमें एसी भी आएगा और यही सारी इसमें बातें आएंगी, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खत्म करें आज की क्लास। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं। कोई डाउट? नहीं?